आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टैटिस्टिकल्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास, बट हम उसमें से एक स्पेसिफिक तरीका यूज़ करेंगे जो कि है हमारा बोल्ट्जमैन का तरीका। बोल्ट्जमैन मेथड के साथ हम इन दोनों में कॉन्टैक्ट पता करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में एमएससी एंड बीएससी और एमएससी में मेरे ख्याल पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है ये, कि वो एमएससी में ये कंसेप्ट ले रहे हैं। अगर बीएचयू की बात करें तो वहाँ पर ये कंसेप्ट बीएससी में ही आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या है और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या है। उसके बाद हमारी ये बात शुरू होगी। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि इसी कंसेप्ट के ऊपर थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो फिजिकल सिस्टम्स लेंगे। सिस्टम क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अगर अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में सिस्टम क्या है, सभी क्लासेस, अगर एक क्लास की बात करूँ मैं, बीएससी हो गई हमारे पास, एमएससी हो गई और एमएससी के भी आगे सब टाइप्स हो गए, जैसे कि फिजिक्स का डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया। तो सभी डिपार्टमेंट्स को जब मैं इकट्ठा करूँगा तो वो होगा मेरा एक सिस्टम। इसी तरह इसमें हमारे पास सिस्टम में उसकी सब क्वांटिटीज क्या होंगी। जैसे हमने यहाँ पर दो सिस्टम्स लिए A1 एंड A2 और उसमें फर्स्ट सिस्टम जो है, लाइक आप लेट कर लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा हुआ पार्ट फिजिक्स का और ये हुआ हमारा पार्ट केमिस्ट्री का। फिजिक्स में आगे तीन टाइप्स है। एक तो फिजिक्स हो गई हमारी +1 की, एक फिजिक्स होगी हमारी +2 की, एक फिजिक्स होगी हमारी बीएससी। ऐसे ही हमारे पास केमिस्ट्री के भी तीन टाइप्स है, इसमें +1 +2 एंड बीएससी। ये हो गया हमारे पास सिस्टम एंड ये होगी इसके आगे। मैंने आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स में लिखा हुआ है, आपने इसी स्टेप्स को उठाकर जाके एग्जाम में लिखना है और इसको मैं होप करता हूँ आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं एग्जाम में। इतने बड़े हो जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास जगह भी नहीं है कि इसको मैं पूरा खोल के लिखता, तो आप इसको थोड़ा सा खोल के लिखिएगा। मैं आपको इसे समझा दूँगा इसको। ओके, फर्स्ट हमारे पास दो सिस्टम है A1 एंड A2। A1 एंड A2 सिस्टम में हमारे पास कोई भी गैस भरी हुई है। एक सिस्टम मेरा इस साइड पे, दूसरा सिस्टम मेरा उस साइड पे, बीच में एक दीवार बनी हुई है मैंने, और इस सिस्टम में जो गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं N1, वॉल्यूम कितनी है V1 एंड एनर्जी कितनी है उस गैस की E1। एंड सेकंड साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2, वॉल्यूम V2 एंड एनर्जी V2। नेक्स्ट इसमें हमारे पास पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स कितनी होगी इसमें और इसमें, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं उसमें और कितने मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं इस टाइम में। तो वो हो सकती है हमारे पास N1 V1 E1, और ये साइन जो है, इस साइन का मतलब है कि वो हमें माइक्रोस्टेट्स के बारे में बता रहा है। अगर अभी भी कह रहा हूँ कि अगर किसी को माइक्रोस्टेट के बारे में नहीं पता है तो वो फर्स्ट वीडियो इसकी देख सकता है, अच्छे कि उसको अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, तो हमारे पास दो माइक्रोस्टेट्स आ गए, ये वाली और ये वाली। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमने सिस्टम को थर्मल कांटेक्ट में रख दिया। थर्मल कांटेक्ट क्या हुआ हमारे पास कि इधर वाला सिस्टम मेरा A2, इधर वाला सिस्टम मेरा A1, दोनों को मैंने एक साथ जोड़ दिया और वो थर्मल कांटेक्ट में है। थर्मल कांटेक्ट क्या हुआ, बीच में एक बॉल तो है, बट उस बॉल में से कोई पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा सकता। जाएगा तो क्या, थर्मल एनर्जी, उसकी एनर्जी इस एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंच सकती है। तो इस बात से हमें क्या पता चला कि अगर वो थर्मल कांटेक्ट में है यहाँ पे, तो N1 और N2 ये तो चेंज हो नहीं सकते। ऐसा तो होगा नहीं कि दीवार के बीच में से मॉलिक्यूल गया और बीच में से जाकर उधर चला गया, नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने इधर है उतने इधर रहेंगे, N1 इधर है, N2 इधर रहेंगे। V1 एंड V2, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही उधर नहीं गए तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम भी जितनी इधर है उतनी उधर रहेगी, भाई V1 इधर है, V2 इधर रहेगी। नेक्स्ट वाली हमारे पास E1 E2 चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो थर्मल क्या कहते हैं, थर्मल कांटेक्ट में है। अगर थर्मल कांटेक्ट में है इसकी हीट तो एक्सचेंज कर सकता है वो वॉल। उसने वॉल ने हीट एक्सचेंज की और इस E1 और E2 में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुई एनर्जी और उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी।
सो नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है E1 एंड E2 जो कि हमारे पास वेरिएबल्स, और इसकी वेरिएबल कंडीशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है एक चीज ने कि ये तो हमने मान लिया कि भाई ये जो E1 है वो इधर जा सकता है, E2 की एनर्जी जो इधर आ सकती है, बट अगर टोटल की बात करें टोटल एनर्जी तो इतनी ही रहेगी जितनी टोटल थी। लाइक हम एग्जांपल लेंगे अगर हमारे पास ये E1 50 है और E2 50 है, अगर इधर वाली साइड से 40 इधर आ रहा है और इधर वाली साइड से 10 इधर जा रहा है, तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा। चेंज इसमें हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ दोनों के इस बॉक्सेस की अलग-अलग एनर्जी। अगर इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं वो तो 100 ही रहेगी, चाहे इधर जा रही है। अगर मैं कहूं कि इसमें से 40 इधर चला गया तब भी तो इसमें 10 तो बचा ही है और इसमें तो 4 इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसका टोटल लूं जितना भी आएगा वो हमेशा 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी अंदर नहीं आ रही, सिर्फ अंदर वाली एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज कर रही है। तो वही है उसमें रिस्ट्रिक्शन। सो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि E नॉट हमेशा किसके इक्वल रहेगी? E1 प्लस E2 जो कि एक कांस्टेंट होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा। सो नेक्स्ट यहां पे E नॉट क्या था हमारे पास? एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम, कि अगर पूरे सिस्टम में 100 की एनर्जी है, एक वाली साइड लेफ्ट साइड मेरे पास 50 है, राइट साइड मेरे पास 50 है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 100। वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है एक साइड 60 हो गई, एक साइड 40 हो गई, एक साइड कुछ हो गया, एक साइड कुछ हो गया, बट 100 से ज्यादा नहीं होगी वो। टोटल एनर्जी की ए नॉट ही रहेगी। ओके, तो अब शुरू होती है इसकी कुछ डेरिवेशन। सो एट टाइम t, अब हमने बीच में एक दीवार रख दी है, टाइम शुरू हो गया, एनर्जी कुछ ना कुछ पास हो जाएगी। A1 at any omega 1 A1 and A2 at any omega 2 A2 state. So E naught is at any one of the microstate. अब हमने क्या किया कि इसमें हमने माइक्रोस्टेट ले ली। मैंने आपको बताया कि ये सिंबल किसका है? माइक्रोस्टेट का। सो उन्होंने कहा कि लेट कीजिए कि A1 की माइक्रोस्टेट है हमारे पास इतनी, A2 की माइक्रोस्टेट है हमारे पास इतनी। सो A naught is at any of the microstate. अब E naught जो है टोटल एनर्जी है, जहाँ हम कहें कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो या तो यहाँ पे हो सकती है A1 वाली साइड या A2 वाली साइड हो सकती है, क्योंकि एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है, थोड़ी एनर्जी इधर जा रही है, थोड़ी एनर्जी इधर जा रही है। अब किस साइड ज्यादा एनर्जी होगी, किस साइड कम एनर्जी होगी, वो तो डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर। ऐसे हम सीधा नहीं बता सकते, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पर हमको क्या मिला कि ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, दोनों का माइक्रोस्टेट है, उनका एक होगी मेरे पास माइक्रोस्टेट A1 की, एक होगी मेरे पास माइक्रोस्टेट A2 की। इन दोनों की हमारे पास एक टोटल माइक्रोस्टेट बनी जो कि ये थी। और इसको हमें थोड़ा सा बोल के लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर E1 की एक ही फॉर्म में दोनों को बनाना हो, अगर एक साइड पे E1 एनर्जी है, एक साइड पे E2 एनर्जी है, बट मेरे को सिर्फ E1 की फॉर्म में ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? E1 को सिंपल वैसे लिख दिया और E2 को मैं लिख दूंगा E नॉट माइनस E1। ये हमारे पास देखिए ये आया है हमारे पास यहाँ से E नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और यहाँ से मैंने उसको दूसरी वाली साइड लेके मैंने बना दिया E नॉट और E2 मेरा सॉरी E1 मेरा इस साइड पे है, तो यहाँ पे मैंने E2 की वैल्यू लिखा। सो ये हमारे पास आ गई E1 और E1 और E2 की टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी को मैंने लिख दिया E नॉट के साथ और इसके साथ E नॉट सॉरी 0 E1। सो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में इसको छोटा करके लिख सकते हैं कि मेरे पास टोटल थी E1 E2 की, E1 E2 की टोटल जो एनर्जी है हमारे पास E1 E2 की टोटल एनर्जी वो किसकी जगह आई थी? 0 की जगह। सो इसकी टोटल एनर्जी को टोटल माइक्रोस्टेट को भी तो 0 लिख सकते हैं। सो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सो their stars energy exchange until A1 A2 are in equilibrium. सो ये जो हमारे पास लास्ट चीज आई है कि वो दोनों एक ही एनर्जी की फॉर्म में आ जाएंगे, E1 की फॉर्म में आ जाएंगे, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना आए। लाइक हम किसी के पास जाएं और उसको हाथ मिलाते हैं सर्दियों में, तो आप देखेंगे कि पहले तो उसका हाथ ठंडा होगा, या अगर हम अंदर हैं तो हमारा हाथ गर्म होगा। थोड़े टाइम बाद जब हाथ हमने उसका पकड़ लिया तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि एनर्जी का एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा उसके साथ,
कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों हाथ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जितनी एनर्जी एक हाथ की है उतनी एनर्जी दूसरे हाथ की ना हो जाए। और वो कब तक होता रहेगा? जब तक हमारे पास वैल्यू ये ना आ जाए, माइक्रोस्टेट की वैल्यू ये ना आ जाए, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ये आपको एक डेफिनेशन लिखनी होगी वहाँ पे इसके बाद कि ये जो हमारे पास आई है इक्विलिब्रियम की स्टेट, इसी को हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहेंगे कि किस सिस्टम में हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा देर तक बैठ रहे थे, ज़्यादा देर तक वहाँ पे घूम रहे थे। The most probable state of the system is the state in which the system spends a long fraction of time, जिसमें सिस्टम काफी लंबे टाइम के लिए वहाँ पे रहे। Okay, so next, can we find that state with the equilibrium state of the system? ये मैंने आपको बताया कि अभी जो आपने equilibrium state देखी, जो अपने हाथ में है दूसरे के साथ, तो उसमें आप देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे कि किस पॉइंट पे किस सिस्टम में ज्यादा देर तक मेरी जो स्टेट है वो रह रही है, वही स्टेट होगी मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ओके, नेक्स्ट, डिनोटिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू E1 बाय E1 डैश बार। अब क्या करेंगे हम कि लेट कीजिए, हमें पता चल गया कि वो E1 स्टेट में है और मैंने E1 स्टेट को एक उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर वो ज्यादा देर रही, उसको मैंने नाम दे दिया E1 बार। सो मैंने E1 को E1 बार भी दे दिया नाम, अगर वो E1 में रहेगी। फिर मैंने E2 को E2 बार नाम दे दिया, अगर वो E2 में रहेगी। नेक्स्ट, ऑन मैक्सिमम, ओके, ऑन मैक्सिमम आया, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास माइक्रोस्टेट की? माइक्रोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू थी ये। सो माइक्रोस्टेट की मैक्सिमम वैल्यू, उसको लेकर हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसमें। उसके लिए हम क्या करते थे? वही प्लस वन प्लस टू वाला मेथड, सिंपल। इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका डो अपॉन डो E1 के साथ। ओके, जिस भी फॉर्म में हमने इसको रखा हुआ है, हमने इसको किस फॉर्म में लेके आए थे? हमने E1 की फॉर्म में लेके आए थे, E2 को भी कन्वर्ट कर दिया। सो डो अपॉन डो E1 के साथ कर देंगे। इसके बाद आप यूज करेंगे सिंपल u एंड v का फॉर्मूला, पार्शियल डेरिवेटिव u v। सो फर्स्ट मेरे पास होगा दो माइक्रोस्टेट E1 अपॉन दो E1, ये हो गया मेरे पास u। v क्या होगा मेरे पास? माइक्रोस्टेट 2 की। सो यहाँ पे आप याद रखिएगा, दो चीजें होंगी हमारे पास, एक होगी मेरे पास E1 की माइक्रोस्टेट और दूसरी होगी मेरे पास E2 की माइक्रोस्टेट। ये हमने यहाँ से उठाई है, यहाँ से, ये यहाँ से, ये होगी मेरी u, ये होगी v। ये मैंने लिया u को और u का मैंने पार्शियल डेरिवेट कर दिया। फिर v को सिंपल वैसे ही रख दिया, बस उसके साथ क्या लगा दिया मैंने कि ये है मेरी मैक्सिमम स्टेट, सॉरी मैक्सिमम कह दिया मैंने, ये है मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पर मेरी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, नाम भूल गया मैं, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। और प्लस उसके बाद ये जो मेरी 2 की इक्वेशन थी, इसको हम दोबारा डेरिवेट करेंगे, डो माइक्रोस्टेट अपॉन डो E2 प्लस, सॉरी डॉट, और जो हमारे पास 1 की स्टेट है उसको मैं मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में लिख दूंगा। एंड नेक्स्ट वन, यहां तक ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक ही लाइन में आना था, जगह नहीं थी यहां पे। सिंस E0 is equals to E1 plus E2 is equal to constant, यहाँ पे हम ये वाली चीज पहले देख चुके हैं कि वो कांस्टेंट है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि E1 plus E2 is equals to 0। अगर यहाँ पर E1 plus E2 is equal to 0 हो जाए और मैं अगर उसका डेरिवेटिव लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव की जरूरत है, और यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर था डो अपॉन E1, क्योंकि सारी चीजें E1 की फॉर्म में लेनी थी, बट यहाँ पर हम डो अपॉन E2 लेके आए, तो यहाँ पर हमें उसके साथ E1 के साथ डो E2 को E1 के साथ डिवाइड करना होगा, क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों का डेरिवेटिव लूंगा। जब मैं इसके साथ डो अपॉन डो E1 लूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके साथ डो अपॉन डो E1 लूंगा, ये बन जाएगा मेरा ये वाली वैल्यू। सो 1 अपॉन ये इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -1। तो सिंपली यहाँ पर मैं -1 पुट करूंगा इस पॉइंट पे, माइनस, और ये वाली वैल्यू मेरी कैंसिल हो जाएगी।
सो ओके, तो सिंपली इसको मैं आप कैसे कर सकता हूँ, इक्वल्स टू 0, और अगर माइनस की स्टेट में है तो अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ई वैल्यू। सो यही आया हमारा लास्ट में आंसर। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। अगर आपको समझ नहीं लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।